हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजन एंड रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट को विद स्पेशल रेफरेंस टू आसियान को डिस्कस करते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीजन एंड रीजनलिज्म। सो नाउ लेट मी टेल यू फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजन। तो रीजन क्या होती है? तो रीजन एक जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एरिया होता है जो कि कुछ कॉमन फीचर्स को शेयर करता है, जो कि डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंग्विश करता है दूसरे एरियाज में। ठीक है, हर एक ज्योग्राफिकल एरिया के अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो ये रीजन जो है वो डिफाइंड हो सकती है ज्योग्राफी के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जोसेफ नाई कहते हैं कि एक रीजन जो है लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स मींस कि रीजन का मतलब है कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं जो कि आपस में लिंक्ड होती हैं एक ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप के थ्रू। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल रीजन के थ्रू आर वाई अ डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, और आपस में जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, इसीलिए जो रीजन है वो इस तरह से डिफाइन हो सकती है कि जैसा कि ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका है। तो हर एक रीजन्स में अलग अलग कंट्रीज, नेशंस आते हैं और हर एक के अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कल्चरल रीजन्स। सो कल्चरल रीजन्स फॉर एग्जांपल जैसा कि अरब वर्ल्ड है, लैटिन अमेरिका है, यहाँ पे जो कल्चर है वो अलग है एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स। ठीक है, इकोनॉमिक रीजन्स की बात करें जैसे कि यूरोपियन यूनियन की बात करें, आसियान की बात करें। ठीक है, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है, मेन टॉपिक हमारा यहाँ पे यही है, आसियान। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो रीजन्स जो है वो सर्व करते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्लोबल सिस्टम। ग्लोबल सिस्टम के, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी के एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ब्लॉक्स की तरह सर्व करते हैं रीजन्स, जो कि शेप करते हैं कैसे कंट्रीज जो है वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो रीजन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो नेबरिंग स्टेट्स होती हैं, ठीक है, आपस में जो पड़ोसी स्टेट्स होती हैं वो डेवलप करती हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ। क्यों? ताकि वो कॉमन गोल्स जो है उनके वो अचीव कर पाएं और जो रीजनल इश्यूज हैं उनको आपस में मिलके कलेक्टिवली उनको जो है सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो रीजनलिज्म जो है वो इन्वॉल्व करता है कॉपरेशन को स्टेट्स के बीच में, इंटीग्रेशन को एंड यूनिटी को इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में जितनी भी जो नेशंस है, स्टेट्स हैं, उनके बीच में कॉपरेशन होना, इंटीग्रेशन, क्योंकि जब तक कॉपरेशन नहीं होगी तो वो कलेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स कि कॉपरेशन, इंटीग्रेशन, यूनिटी उनमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि टू एनहांस पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, और आल्सो जो है जब वो आपस में इकट्ठा होंगी तो पीस को मेंटेन कर पाएंगे। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज होती है तो उसको जो है वो पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस है तो उसके अगेंस्ट वो मिलकर जो है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की कंट्रीज जो नेशंस आपस में मिलकर जो उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखेंगे एंड डेवलपमेंट को एक्वायर करेंगे। सो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो रीजनलिज्म जो है एक आइडिया है कंट्री, जहाँ पे कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ आती हैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की शेयर्ड इंटरेस्ट के बेसिस पे एंड रीजनल आइडेंटिटी के बेसिस पे। ठीक है, एक दूसरे के साथ आती हैं कॉमन गोल्स के लिए, यू कैन से। सो अकॉर्डिंग टू स्टेफन क्रेसनर, ये कहते हैं कि रीजनलिज्म जो है मतलब होता है कि फॉर्मेशन करना इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की या अरेंजमेंट्स की एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के साथ, उसको हम जो है रीजनलिज्म कहते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज आसियान, अ केस स्टडी ऑफ रीजनलिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फुल फॉर्म है आसियान की वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो नाम सबको पता चल गया कि एक एसोसिएशन, एक संगठन है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उनकी एक एसोसिएशन है। ठीक है, आपको नाम से पूरा क्लियर हो गया। तो इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल है रीजनलिज्म की डेवलपिंग वर्ल्ड में। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो है एस्टैब्लिश हुई थी आसियान जो है 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। तो कंट्रीज जो थी जिन्होंने इसको फाउंड किया था वो थे फाउंडिंग मेंबर्स दैट वर
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इट मीन्स कि 5 कंट्रीज थी जिन्होंने इसको फाउंड किया था। उसके बाद आगे जाके ज्वाइन किया ब्रूनी ने 1984 में, वियतनाम ने 1985 में, एंड लाओस एंड म्यांमार ने 1997 में, देन कंबोडिया ने 1919 में। ठीक है, जिसने क्या कर दिया, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया और टोटल 10 मेंबर्स हो गए। ठीक है, देन हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। सो अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है आसियान के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट करना रीजनल पीस को। वही मैंने आपको बताया कि कोई भी मतलब फॉरेन इन्फ्लुएंस हो, चाहे एक ज्योग्राफिकल रीजन के बीच में आपस में ही, चाहे कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज हो, उसको चाहे पीसफुली मेंटेन रिजॉल्व करना और पीस को मेंटेन करके रखना उस रीजन में, एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, एंड प्रॉस्पेरिटी को जो है प्रमोट करना। देन उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, दैट इज एक्सीलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड सोशल प्रोग्रेस को। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्वायर करना, इसको एक्सीलरेट करना, ये ऑब्जेक्टिव है आसियान का। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन करना, मेन यहाँ पे लिखा है, मेंटेन है यहाँ पे। ठीक है, तो मेंटेन करना फ्रेंडली रिलेशंस को, जस्टिस के बेसिस पे, रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे, यानी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, वो आपस में जो है फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करें। इसी एसोसिएशन का यही मकसद है। ठीक है, जस्टिस के बेसिस पे कोई भी रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉज बनाए गए हैं वो जो है इक्वली इंप्लीमेंट होंगे हर एक नेशन में। ठीक है, देन हमारे पास है नंबर 4 ऑब्जेक्टिव, दैट इज स्ट्रेंथन करना कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। वही है कि अगर कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल कोई पावर उनके कॉन्सेप्ट को, उनके जो रिलेशनशिप्स है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज में जो कंट्रीज आते हैं उनके बीच में तोड़ने की कोशिश करता है, तो उस रीजन की कंट्रीज आपस में कलेक्टिवली इकट्ठा होकर उसकी चीज़ के अगेंस्ट जो है फाइट करेंगी। इट मीन्स कि कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को जो है स्ट्रेंथन करता है। यहाँ पे कंट्रीज जो है वो कलेक्टिवली वर्क करती हैं। नंबर 5 ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली, कि डिस्प्यूट्स को जो है पीसफुली रिजॉल्व करना है। ठीक है, नेगोशिएशंस के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, बिना फोर्स का यूज किए। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। अब बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स की। सो की फीचर्स में सबसे पहला प्रिंसिपल इसको आप कह सकते हो, दैट इज नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल। तो जितने भी जो मेंबर स्टेट्स हैं आसियान इस एसोसिएशन की, वो इंटरफेयर नहीं करती हैं एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में। ठीक है, तो जो है कंसीडर किया जाता है की प्रिंसिपल ऑफ आसियान डिप्लोमेसी का। तो नंबर 2 यहाँ पे है, दैट इज कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि जितने भी डिसीजंस जो हैं वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के बेसिस, हर एक कंट्री के जो है आपस में डिस्कशन होती है हर एक लीडर्स की। ठीक है, कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो जो है यहाँ पे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, तभी कोई डिसीजन लिया जाता है, ना कि मेजॉरिटी वोटिंग के द्वारा यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। नंबर 3 यहाँ पे है, दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इकोनॉमिकली कंट्रीज जो है आपस में इंटीग्रेट हैं आसियान में। ठीक है, तो आसियान जो है वो क्रिएट कर चुका है आसियान फ्री ट्रेड एरिया को, ताकि वो ट्रेड को बूस्ट कर पाए एंड इन्वेस्टमेंट को। देन उसके बाद जो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसका एम है एक सिंगल मार्केट को एस्टैब्लिश करना अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए। ठीक है, देन है हमारे पास पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो जो आसियान रीजनल फोरम है एंड जो ट्रीटी एमिटी एंड कोऑपरेशन की, वो रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करती है एंड पीसफुल डिस्प्यूट्स, यानी कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है पीसफुली सेटल किया जाता है। देन है हमारे पास दैट इज सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन। तो कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू एजुकेशन में, हेल्थ में, एनवायरनमेंट में या यूथ एक्सचेंज में जो आसियान है वो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। मतलब कि जितनी भी जो मेंबर कंट्रीज है वो आपस में कल्चर को एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती हैं, रीजनल आइडेंटिटी को मेंटेन करती हैं अपने ज्योग्राफिकल रीजन की। देन हमारे पास है दैट इज डायलॉग पार्टनरशिप। तो आसियान जो है उसके पास एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कुछ कंट्रीज के साथ, लाइक इंडिया है, चाइना है, जापान है, यूएसए है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो ये पावरफुल कंट्रीज जो सारी इसमें जो है इंक्लूड होती हैं। तो इट मीन्स कि जो कि आसियान को जो है एक मेजर प्लेयर बना देता है एशिया पैसिफिक पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे इंपॉर्टेंट आसियान के। अब बात करते हैं इसके अचीवमेंट्स की। तो अचीवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले
इसने जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है पीस को मेंटेन करने में, स्टेबिलिटी को साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव यही था। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया कि पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, तो इस चीज़ को इसने जो है मेंटेन किया, अचीव किया। देन उसके बाद है नंबर 2 अचीवमेंट, इसने जो है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है अचीव किया एंड पॉवर्टी को रिड्यूस किया, तो ये इसको आल्सो एक जो है अचीवमेंट थी। देन उसके बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आसियान आइडेंटिटी को क्रिएट किया बाय इंक्लूडिंग मोर एंड मोर कंट्रीज, ठीक है, लाइक चाइना, यूएसए एंड सो ऑन। देन हमारे पास है वन मोर अचीवमेंट, दैट इज इसने जो है एक एक्टिव रोल प्ले किया ग्लोबल डिप्लोमेसी में, ठीक है, थ्रू ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट वही यही है कि यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो लीडर्स हैं इस रीजन के, वो आपस में जो है वो मिलकर डिस्कशन करते हैं रीजनल इश्यूज के ऊपर, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड। देन उसके बाद है ASEAN+3 मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है इसने ग्लोबल डिप्लोमेसी में रोल प्ले किया। तो ASEAN+3 यानी कि जितने भी जो मेंबर कंट्रीज हैं आसियान की, उसके अलावा भी 3 जो मेजर जो कंट्रीज हैं इस एरिया की, इस रीजन की, साउथ ईस्ट एशिया की, वो हैं दैट इज चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। इन मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है इसने एक एक्टिव रोल प्ले किया है पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी में, ठीक है। देन बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। तो चैलेंजेस की बात करें जो फेस करता है आसियान एसोसिएशन, फर्स्ट इज डिफरेंस इन पॉलिटिकल सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी वर्सेस मिलिट्री रूल। तो जो डिफरेंसेस हैं, देखो जितनी भी मेंबर कंट्रीज आसियान के अंडर आती हैं, तो हर एक किसी कंट्री के जो है अलग अलग जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हो सकता है, तो जिसकी वजह से चैलेंज फेस करना पड़ सकता है आसियान को। फॉर एग्जांपल किसी के पास डेमोक्रेसी है और किसी के पास मिलिट्री रूल है, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान यू कैन से, ठीक है। एंड नंबर 2 चैलेंज इज अनइक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग मेंबर कंट्रीज। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है किसी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उस रीजन की कंट्रीज के बीच में, तो वो आल्सो डिस्करेज करता है, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन को एक कंट्री की किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो डिस्प्यूट सेटलमेंट हो या इकोनॉमी के रिलेटेड हो या पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। देन हमारे पास है ह्यूमन राइट्स एंड रेफ्यूजी जो इश्यूज हैं वो आल्सो जो है, फॉर एग्जांपल रोहिंग्या क्राइसिस जो है वो आल्सो एक इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं जो फेस किए जा सकते हैं आसियान के द्वारा। देन एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है जो कि आसियान फेस करता है, दैट इज बैलेंस करना रिलेशंस को मेजर पावर्स के बीच में, लाइक चाइना एंड यूएसए। सो यू नो चाइना एंड यूएसए के आपस में इतने रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इट मीन, लेकिन जो आसियान के दोनों ही जो हैं ये मेंबर हैं, तो इट मीन्स कि इनके रिलेशंस को मैनेज करना वो थोड़ा एक चैलेंज फेस कर सकता है आसियान, ठीक है। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय आसियान। तो देन आप लास्ट में कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि रीजनलिज्म एक पावरफुल फोर्स है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करती है, ये स्ट्रेंथन करती है कोऑपरेशन जो है एक नेशंस के अमंग उसको जो है इंक्रीज करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट पीसफुली होती है, तो इट मीन्स कि कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे रिड्यूस होती हैं, एंड कलेक्टिव ग्रोथ को प्रमोट करती है, यानी कि उस रीजन की कंट्रीज नेशंस आपस में मिलके जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ग्रोथ को जो है एक्वायर करते हैं। तो आसियान जो है इट मीन्स कि स्टैंड करता है एज ए मॉडल ऑफ सक्सेसफुल रीजनलिज्म ग्लोबल साउथ में, जो कि जिसने जो है ट्रांसफॉर्म किया है एक डिवाइडेड रीजन को एक यूनाइटेड रीजन में या इनटू ए जोन ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस में, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक, थैंक यू।